हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस फाइनेंस के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन को पढ़ना है। इसका लिंक आपको जो पीछे वाली वीडियोस हैं उनका इस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हम जो आज पढ़ने वाले हैं दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट हम दो तरह के चीजों में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स में और एक हम करते हैं करंट एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो बहुत ही लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब क्या कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स वो होते हैं जिसे हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम करंट एसेट। देखिए, फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं। अगर हमने एक बार प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर लिया तो वो काफी लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहती है। तो जो डिसीजन है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने का वो क्या कहलाता है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसे हम क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें दोबारा से रिप्लेस किया तो नहीं जा सकता, पर अगर हम कोशिश करें तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि इरिकवरेबल एक्सेप्ट ह्यूज कॉस्ट, कि हमें इसको अगर हमने चाहते हैं कि हम दोबारा से फिक्स एसेट को चेंज करें अपना, तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो करंट एसेट्स कौन से होते हैं जिन्हें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में एक साल के अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं करंट एसेट्स। इसके एग्जांपल्स हैं ये इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये इसके क्या हैं एग्जांपल्स। सो फिक्स्ड एसेट्स हमने अभी यही पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट हम दो तरह के एसेट्स में करते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल में। किसमें इन्वेस्ट करते हैं हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल में, लंबे समय के लिए। तो उसे क्या बोलेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल। तो फर्म अपनी कैपिटल को किस में एलोकेट करे, फर्म के पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स होते हैं, तो इनका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहता है। हमने जो भी एक एसेट एक बार चूज कर लिया, उस डिसीजन का हमें जो रिजल्ट है वो काफी लंबे समय तक हमें उसका बियर करना पड़ेगा। उसका जो इम्पैक्ट है वो लाइफ लॉन्ग तो नहीं कह सकते, बट एक बहुत ही लंबी ड्यूरेशन तक रहेगा। तो इसीलिए इन डिसीजन को क्रूशियल कहा जाता है। इसे हम इनके दूसरे नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन फिक्स कैपिटल में जब हम इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और इसमें फर्म अपनी कैपिटल को एलोकेट करती है, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करे ना करे, क्योंकि इसे सोच समझ के करना पड़ेगा। क्यों सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत ही लंबा इफेक्ट पड़ना पड़ा है। लंबा इफेक्ट किस किस चीज पर पड़ेगा, कंपनी की ग्रोथ पर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर, कंपनी के रिस्क पर। कि अगर इन सब चीजों का कंपनी सही डिसीजन नहीं लेती कि किस पर्टिकुलर फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है, तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन तक हमारी तीन चीजों पर पड़ेगा। हमारी कंपनी की ग्रोथ अफेक्ट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी लंबे समय तक रहेगी और कंपनी पर रिस्क बना रहेगा। ये सब लॉन्ग रन की बातें हैं, लंबे समय तक ये कंपनी को बियर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को फाइनेंस किया जाता है किसके थ्रू, जनरली हम कैपिटल बजटिंग को फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, रिटेन्ड अर्निंग। ये मतलब कि हमें इनकी जो रीपेमेंट है वो बहुत ही कम कम समय में नहीं बल्कि बहुत ही लंबे समय में करनी होती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम पैसा बहुत लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न भी काफी लंबे समय के बाद आएगा और लंबे समय तक आता रहेगा। तो उस केस में हमें इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन को कभी भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने कोई मशीनरी खरीदनी है तो मैं कभी भी जैसे कि बिल रिसीवेबल इशू कर कर या फिर
कुछ भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, डेटर्स, ये किसी की फॉर्म में नहीं यूज होगा। एक्सपेंडिचर सॉरी क्रेडिटर्स की फॉर्म में। तो एक्सपेंडिचर हम किस किस की फॉर्म में कर सकते हैं? किसी भी चीज को हम एक्वायर कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मॉडर्नाइज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो हम इस तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो चाहे हम किसी चीज को खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हमने खर्चा कैसे करा कि अगर हमने नई बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, या फिर हमने एक नई लॉन्च कर दी अपनी न्यू प्रोडक्ट लाइन की, जैसे कि इसे एक्सपेंशन कहेंगे। मॉडर्नाइजेशन क्या होगा कि हमने एडवांस टेक्निक प्रोडक्शन की ले आए, और हमने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर। जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का है उसका जो इम्पैक्ट है वो लंबे समय तक आने वाला है, तो उस पर खर्चा हुआ है वो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन का ही पार्ट होगा। जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर खर्च करते हैं वो भी किसका पार्ट होगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन का। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसके हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं कि हम किसी भी चीज को एक्वायर, एक्सपैंड, मॉडर्नाइज और रिप्लेस करते हैं, तो उस तरह के सभी खर्चों को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ही इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर क्रूशियल, कि हमारे जो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है ये बहुत इम्पोर्टेंट? क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि ये इसका इम्पैक्ट, हमने एक बार डिसीजन ले लिया पर उसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों पर हमारी कंपनी की ग्रोथ पर पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इफेक्ट करेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसका जो रिटर्न है वो लाइकली टू यील्ड रिटर्न इन फ्यूचर, ये काफी लंबे समय तक उस पर इम्पैक्ट डालेगा, और इससे क्या होगा, हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी और प्रोस्पेक्ट को इफेक्ट करेगा। तो एक बार डिसीजन ले लिया पर उसका जो नतीजा है वो हमें ये नहीं कि आज ही भुगतना पड़ेगा, वो हमारे फ्यूचर के रिटर्न्स को इफेक्ट करेगा। जितने भी कई सालों तक हम जो हमारा रिटर्न आएगा वो उसी डिसीजन से इफेक्टेड होगा। अगर अच्छा डिसीजन है तो रिटर्न ज्यादा आएगा, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो इससे हमारा गलत रिटर्न आएगा, कम रिटर्न आएगा फ्यूचर में, और हमारी जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये भी कम हो जाएंगी अगर हमारा कैपिटल डिसीजन सही नहीं है। नेक्स्ट है, कैपिटल डिसीजन में बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और एक बार हम जब इतने करोड़ों की मशीनरीज लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा फंड ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक हमने उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, तो वो हमारा फंड ब्लॉक हो गया। और अगर हम अब हमें ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि मैंने ये पहली बात, हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था कि जो हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेंगे, तो हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि इतने लंबे समय के लिए हमें पैसा चाहिए, तो हम किस फंड को प्रेफरेंस दें, और हर फंड पर हमें उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखनी पड़ेंगी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रिस्क किसमें ज्यादा है, कंट्रोल किसमें डाइल्यूट होगा। तो ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे हमें रेज करने हैं। तो जितना चीप सोर्स होगा उतनी हमें कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो हमारा रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जो हमारे जो डिसीजंस होते हैं फिक्स कैपिटल वाले, बहुत ही लंबे समय तक हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो अगर कुछ भी गलती होगी तो वो एक हमारे बिजनेस को के ऊपर एक रिस्क है कि हमने अगर कुछ गलत कर लिया तो वो एक बिजनेस के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर सकती हैं, कि उसको उससे निकलना पड़ेगा बहुत, और निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इरिवर्सिबल। तो इसीलिए निकलना, वापस मुड़ना बहुत मुश्किल है अगर एक बार डिसीजन ले लिया। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। अगर आप मान लीजिए कि एक मशीनरी आपने गलत ले ली, तो अब वो सेकंड हैंड ही कहलाएगी, और सेकंड हैंड मशीनरी की वैल्यू फर्स्ट हैंड मशीनरी से कितनी कम होती है। तो अगर आप उसको रिवर्स कर कर दूसरी मशीनरी लेना चाहते हो, तो क्या पता वो रीसेल हो ना हो, या हो तो कितने लॉस पर हो। तो इस तरह से ये डिसीजन बहुत ही ह्यूज कॉस्ट पर रिवर्सिबल होते हैं। हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे या लॉस सहना पड़ेगा। तो जिसका एडवर्स फाइनेंशियल कंसिक्वेंस वर वेरी हाई, जो इसके जो बुरा प्रभाव है फाइनेंशियली, वो कंपनी को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा।
तो इसीलिए पहले से ही सोच समझकर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट है, हमने इस वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्ट हम अब डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर अफेक्टिंग। क्या फैक्टर अफेक्टिंग है कि हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को देखते वक्त हमें किन-किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ द बिज़नेस। देखिए बिज़नेस कई तरह के होते हैं। एक बिज़नेस होता है कि जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको बहुत सारी मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, तो उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ओह सॉरी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जो ट्रेडिंग बिज़नेस होगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ़ आपने क्या करा, किसी से परचेज़ करा, फिर उसको रीसेल कर दिया, ना आपने कुछ मैन्युफैक्चर करा। तो यहाँ पर तो इवन आपके पास से सप्लायर से आया नहीं है पहले, इवन पहले ही कस्टमर्स के ऑर्डर आ जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ही कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इवन हद से हद एक वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो अगर नेचर मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए और ट्रेडिंग है तो लेस चाहिए। नेक्स्ट है स्केल ऑफ द ऑपरेशन, कि आपके बिज़नेस में जो बिज़नेस का ऑपरेशन है वो कितना कितना बड़ा स्केल है। अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है तो उसके लिए मोर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, और अगर बिज़नेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है तो लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ द टेक्निक, कि आप किस तरह की टेक्निक से काम करना पसंद करते हो। देखिए 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हम बहुत ही फ़ैमिलियर हैं कॉमर्स वाले इस टर्म से। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है, जैसे कि इंडिया है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ प्रेफ़रेंस दी जाती है लेबर इंटेंसिव यूज़ किया जाए। तो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वहाँ पर हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। पर अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नीक सब काम मशीनों से हो रहा है, तो उतनी मशीनें भी तो खरीदनी पड़ेंगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, दिन-प्रतिदिन इम्प्रूव करती रहे, तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी दिन-प्रतिदिन इम्प्रूव करती है तो हमारे को मतलब हमारे प्रोडक्ट फास्टली ऑब्सोलेट हो जाते हैं, मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, तो फ़ोन है, थोड़े-थोड़े दिनों बाद नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है, तो हमारा पुराने वाला फ़ोन आउटडेटेड हो जाता है, तो इससे हमें नया फ़ोन खरीदना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा फ़ोन ऑब्सोलीट हो गया, तो नए पैसे फ़ोन खरीदने के लिए ज़्यादा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसका मतलब मोर कैपिटल ज़रूरत होती है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है कि हमें ज़्यादा पैसे कंप्यूटर चेंज होगा तो नया कंप्यूटर खरीदेंगे तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। पर जो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट नहीं होते उनके लिए लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब देखिए ग्रोथ के चांसेस, अगर जिस बिज़नेस में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो वो अपने प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाएँगे भी। हमारी तो ग्रोथ हो रही है, सेल बढ़ रही है, तो सेल बढ़ रही है तो उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी तो मशीन्स ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, मशीन ज़्यादा के लिए वर्किंग कैपिटल सॉरी फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। तो हायर ग्रोथ चांसेस मोर द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर ग्रोथ के चांसेस नहीं है तो हम क्यों नई मशीनरी खरीदेंगे, तो वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट हमने इस वीडियो में ये पढ़ना है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम नया प्रोडक्ट कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर हम नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो अगर हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड करा या नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दी, मतलब मेरा अगर मैं साइकिल मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, अब मैं साइकिल के साथ-साथ साइकिल के जो पार्ट्स हैं, उनको भी पार्ट्स के साथ-साथ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, या फिर अब मैं कुछ चिल्ड्रंस की साइकिल का भी मैंने कुछ ऐड कर दिया। तो अगर मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, मतलब अपने काम को बढ़ा दिया, तो मुझे मोर फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है, अगर मुझे कुछ फाइनेंस का अल्टरनेटिव मिल जाए। अल्टरनेटिव कैसे? कि मुझे खुद की मशीनरी ना खरीदनी पड़े, मुझे किस पर मिल जाए? लीज़ पर मिल जाए, तो लीजिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लीज़ पर जैसे कि अगर मुझे उसको कुछ पेमेंट देनी है और उस एसेट को यूज़ करने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत ही बेनिफिट होगा।
तो मुझे खुद की नहीं खरीदनी पड़ेगी। और ये जनरली कहाँ पर अगर ये ज़्यादा सूटेबल होती है, जैसे कि कुछ रिस्क वाला बिज़नेस कर रहे हैं हम, हमें पता नहीं कि हम सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो उस केस में हम जो चीज़ें हमें लीज़ पर मिल जाती हैं, उन्हें खरीदना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ खुद की खरीदें। तो इसलिए अगर हमें उस केस में लीज़ पर अगर हमें वो चीज़ अवेलेबल हो पा रही है, तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब कुछ लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इतनी कम यूज़ है एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, जो वो फुल यूज़ नहीं कर पा रहे, कि वो इतना डिम उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको उस मशीनरी का फुल्ली यूज़ कर पाएँ। तो क्या करेंगी, 2 कंपनीज़ या 2 प्रोजेक्ट, अगर वो सेम टाइप की उन्हें रिक्वायरमेंट है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, तो वो आपस में कोलैबोरेट कर लेंगे कि हाँ जी, इतना ये वाले काम के लिए हमें भी ये मशीन चाहिए, तुम्हें भी ये मशीन चाहिए, तो हम एक ही खरीद लेते हैं। हाफ टाइम तुम यूज़ करना, हाफ टाइम हम यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो दोनों मिलकर खरीदेंगे, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जैसे कि जो अगर एटीएम है, 2 बैंक मिलकर अपना एक एटीएम मशीन लगा सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। जितना ज़्यादा कोलैबोरेट होंगे हम, उतनी हमें रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की कम होगी। नेक्स्ट के लिए हमें वर्किंग कैपिटल, ये किससे रिलेटेड होती है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है हमारा। इसे हम ये देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स में कितने पैसे इन्वेस्ट हैं। तो वैसे हम ये देखते हैं कि करंट एसेट्स होते कौन से हैं। तो करंट एसेट्स वो होते हैं कि जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। जितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट होगा, उसमें उतनी ही लिक्विडिटी ज्यादा है। तो हम सबसे पहले लिक्विडिटी के ऑर्डर में देखते हैं कि जो कैश इन हैंड है और कैश इन बैंक है, वो तो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, क्योंकि वो सबसे इजी, वो तो कैश ही है। बैंक वाले पैसे भी बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी उसके बाद, फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल, फिर नेक्स्ट डेटर्स, फिर जो हमारे पास फिनिश गुड्स पड़े हैं, क्योंकि वो सबसे पहले सेल होंगे, तो वो जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, फिर रॉ मटेरियल को तो इन सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, करंट एसेट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। करंट एसेट्स हमारे ये कंट्रीब्यूट कम करते हैं प्रॉफिट में। कंट्रीब्यूशन इनका, करंट एसेट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है प्रॉफिट में, वो कम रहता है। ये हमें ये बहुत ही लिटल और नो रिटर्न, ये जो करंट एसेट्स होते हैं, ये हमें ना के बराबर हमें रिटर्न देते हैं, बहुत ही थोड़ा और ना के बराबर। तो करंट एसेट्स हमें बहुत ही कम और थोड़ा रिटर्न देते हैं। तो हमें बैलेंस स्ट्रक करना पड़ता है इसमें कि करंट एसेट से के बिना गुजारा तो नहीं है, पर इससे प्रॉफिट में भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता। उल्टा जितनी ज्यादा हम लिक्विडिटी रखेंगे, मतलब जितने ज्यादा करंट एसेट के फॉर्म में रखेंगे, तो वो पैसा हमारा कहीं इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा किसी चीज में, तो उससे प्रॉफिट और भी ज्यादा कम होने के चांसेस हैं। तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इन्वर्सनली प्रोपोर्शनेट होती हैं। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, पर हमें बैलेंस भी उनके बीच में रहना पड़ेगा। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर लिक्विडिटी होने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो फिर तो कोई भी कैश की फॉर्म में या लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, करंट एसेट्स की फॉर्म में कैश रखना ही नहीं चाहेगा। नहीं, अगर इनसफिशिएंट हुआ इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्टी हो सकती है कि वो अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं ले पाएगी। मान लीजिए कि उनको कोई क्विक ऑफर आ गया, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास कैश में नहीं है। तो इसका होना भी ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब हम करंट एसेट्स के लिए पैसे 2 जगह से रेज़ कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म सोर्सेज़ से और दूसरा है लॉन्ग टर्म सोर्सेज़ से। जो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज़ से रेज़ करते हैं, वही वही हमारी क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी। तो नेट वर्किंग कैपिटल होता क्या है? जो करंट एसेट्स में से हमने जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, मतलब करंट लायबिलिटीज से पैसा उधार करा है, वो अगर माइनस कर दे, तो जो हमारे बचे हुए करंट एसेट्स होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी किसकी फॉर्म में होती है? जैसे कि बिल पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कस्टमर से एडवांस मिले हुए हैं। तो ये जनरली इनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, करंट लायबिलिटी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
जो बिजनेस अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसके लिए हमारी फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग होंगी। नेचर ऑफ द बिजनेस सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग जहां पर रॉ मटेरियल से क्या बनाया जा रहा है, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना? पर जो ट्रेडिंग बिजनेस है, उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लोअर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि जो सेल इमीडिएटली हो जाएगी और इवन रॉ मटेरियल के अभी पहले रिसीव होने से पहले ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमें। तो उसमें ट्रेडिंग बिजनेस में लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, कोई टाइम नहीं लगना कि रॉ मटेरियल से गुड्स कन्वर्ट हो रहे हैं फिनिश गुड में। बट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पहले रॉ मटेरियल होगा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड में। जो इसके बीच में टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना हमारा कैश हमें ज्यादा चाहिए होगा, उतने ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो इन्वेंटरी को मैनेज भी करना पड़ेगा, कई तरह का रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो ये सब कुछ क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। जैसे कि अब कुछ सर्विस इंडस्ट्री है, वहां पर हमें कोई इन्वेंटरी की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल मतलब कि कितना बड़ा साइज है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम काज हो रहे हैं। तो अगर जितना छोटा स्केल होगा उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अगर हमारा स्केल बड़ा है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी। स्केल में हायर स्केल का मतलब कि कितनी हमारे पास इन्वेंट्री, कितना होगा स्टॉक, कितना होगा हमारे पास, डेटर्स कितने होंगे। जितने ज्यादा बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा स्टॉक मेंटेन, उतना ज्यादा डेटर्स की फॉर्म में कैश। तो इसीलिए स्केल ऑफ ऑपरेशन भी अफेक्ट करता है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है कि बिजनेस तीन तरह की साइकिल फेस करता है, रिसेशन बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी। देखिए बूम में क्या होता है, बूम जो जिस वक्त बिजनेस की बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है, डिमांड प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त ऑब्वियस है कि अब उतनी सेल को मेट करने के लिए उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और उस प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की। रिसेशन में थोड़ा कम हो जाता है और डिप्रेशन में बिल्कुल कम हो जाता है। सेल बिल्कुल कम हो जाने की वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर क्या होता है कि हमारे कुछ बिजनेस होते हैं वो कुछ सीजनल होते हैं, जैसे कि वुलन क्लोथ। अब वुलन क्लोथ की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होगी, विंटर्स में, क्योंकि तब वहां पर हायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज होंगी। और समर में क्या होता है, इनकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, लेस रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि जो जो प्रोडक्शन है गुड्स की वो कम होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है कि जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड में। तो रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल को कितना लंबा प्रोसेस है, देखिए हर चीज को कन्वर्जन का टाइम अलग अलग होता है, तो जितना लंबा टाइम होगा उतनी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, उतने हमें मटेरियल एक्सपेंसेस में हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। पर अगर हमारा कन्वर्जन का टाइम शॉर्टर है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी शॉर्टर हो जाएगी। नेक्स्ट है जो हम इस क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मतलब हम कितने लोगों को उधार दे रहे हैं। हमारा जो क्रेडिट पॉलिसी है वो लिबरल है या रिजिड है। लिबरल मतलब हम लोगों को ज्यादा पैसे उधार, ज्यादा सामान उधार में दे रहे हैं, तो मतलब हमारे पास डेटर्स ज्यादा हैं। तो जब डेटर्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा पैसा डेटर की फॉर्म में ब्लॉक होगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। बट अगर हम हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब हमें लेस डेटर्स हैं हमारे और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। पर ये जो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हमारी रिजिड है या नहीं, पहले तो कंपटीशन, कंपटीशन कितना फर्म फेस कर गया। अगर कंपटीशन ज्यादा फेस कर रही है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ज्यादा देना पड़ेगा ताकि कस्टमर उनके तरफ अट्रैक्ट हो। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द क्लाइंट, की क्लाइंट कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है कि हाँ उसको देना सही भी है या नहीं, चांसेस कितने हैं कि वो रिटर्न करेगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी तो हम उसे पैसे ज्यादा देंगे, मतलब उधार ज्यादा दे देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल। अब वो तो हम दे रहे थे, ये हमें मिल रहा है, मतलब बिजनेस को मिल रहा है। किससे, सप्लायर से मिल रहा है। जब वो कुछ भी खरीद रहे हैं, तो जब उन्हें मिल रहा है, तो अगर उन्हें मिल रहा है
ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है, मतलब उनका सप्लायर उन्हें कह रहा है कि जब मर्जी दे देना पैसे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्यों? वो क्या करेंगे, जब उसको सेल कर देंगे, पैसा आ जाएगा तो वो बाद में सप्लायर को दे देंगे, तो उन्हें खुद के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं चाहिए इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि हम कितने अच्छे से काम को कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और अगर हमारी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो। वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब देखिए कि सब काम अच्छे तरीके से हो गए, कम कॉस्ट पर हो गए, मतलब कि हमने इतने अच्छे सेल एफर्ट्स करे हैं, बेटर सेल एफर्ट, कि इससे हमें क्या होगा, रॉ मटेरियल कम चाहिए होगा, फिनिश गुड्स कम चाहिए होगा, डेटर्स की फॉर्म में कम होंगे। तो ये सब क्या है कि अगर हम जल्दी-जल्दी सेल एफर्ट्स करेंगे, बेटर सेल एफर्ट्स करेंगे, कि हमने अपने कोशिश कर दी कि जितनी जल्दी से जल्दी वो कन्वर्ट हो जाए, जो हमारा रॉ मटेरियल की फॉर्म में पड़ा है तो उसे फिनिश गुड्स में बनाया जाए। और अगर जो हमारी जो फिनिश गुड्स हैं उन्हें फटाफट से कैश में सेल किया जाए, और जो सेल है वो क्रेडिट सेल हुई तो फटाफट से डेटर से रिकवर किया जाए। तो अगर हम ये काम एफिशिएंटली करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। रॉ मटेरियल अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारी हायर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होगी। रिसीवेबल मतलब पैसे जल्दी डेटर से ले लेंगे तो हमारी बेटर टर्नओवर रेशियो होगी। ये सब एग्जांपल हैं एक अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए। तो अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, किसी चीज का रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो अगर हमें वो चीज़ फ्रीली मिल जाती है, ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, तो हमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट अगर वो लिमिटेड है, हमें ये होता है कि हाँ, आज नहीं ली, तो पता नहीं कल मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो हमें इसे स्टॉक करके रखना पड़ेगा एडवांस में ही, तो मोर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होएगी। जैसे कुछ चीज़ें अगर हमारा रॉ मटेरियल मान लीजिए सीज़नल है, वो एक पर्टिकुलर सीज़न में मिलता है, तो हमें उसे उसकी शॉर्टेज होने की वज़ह से पर्टिकुलर सीज़न के टाइम से ही हमें खरीदना पड़ेगा पूरे साल के लिए। तो उसके लिए हमें पूरे साल के लिए कैश मेंटेन करना पड़ेगा। अब एक होता है लीड टाइम देखिए कि ये लीड टाइम क्या होता है कि टाइम जितना भी लैग होता है, हमने ऑर्डर प्लेस करा रॉ मटेरियल के लिए और वो ऑर्डर एक्चुअल में मिला। जितना लंबा हमारा लीड टाइम होगा, उतनी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि अगर बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन को अचीव करना चाहेंगे, ज्यादा सेल टारगेट, तो उसके लिए हमें सबके लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा और ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन कितना है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हाई कंपटीशन है तो हमें मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों कहोगे? अगर कॉम्पिटिटर है तो हमें उसको ज़्यादा फिनिश गुड्स रखने पड़ेंगे कि फटाफट से ऑर्डर मेट हो जाए। और अगर हमारे पास हमें जो अगर हमारा कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें ये होगा कि हम ज़्यादा लिबरल क्रेडिट टर्म्स दें कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होएँ, कि उनको जब लगे कि यहाँ से ज़्यादा लंबे समय के लिए या कम इंटरेस्ट पर हमें चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए हमें उन्हें ज़्यादा लिबरल होना पड़ेगा उनके लिए क्रेडिट टर्म्स में। तो इससे क्या होगा, हमें मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हम चीज़ों के प्राइस को कंटीन्यूअसली बढ़ाते रहते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें देखो उतना ही सामान खरीदना है, पर इन्फ्लेशन की वज़ह से जो सामान पहले 10 का आ रहा था अब वो कितने का आने लग गया, 12 का। तो जो हमारे को 10 से 12 का सफ़र है कि हमें हर चीज़ 2-2 रुपए महँगी होगी तो ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ गई ना, तो उस कॉस्ट को अरेंज कहाँ से होगा, उस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो जब अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.